नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अफोर्डेबल स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र या नदी तंत्र से निर्मित प्रतिरूप। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर सीरीज में अपवाह तंत्र के विषय में अध्ययन किया था। अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, नदी क्या है, नदी तंत्र क्या है, इन सभी के रूप में व्यापक रूप से चर्चा किया था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर तभी आए हैं कि जब आपने उस फर्स्ट लेक्चर सीरीज को देख लिया है। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है अपवाह तंत्र को, तो उसको देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। तो चलिए, बिना विलंब किसी विलंब के साथ हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र से निर्मित प्रतिरूप यानी अपवाह तंत्र जो नदियों द्वारा एवं उसकी सहायिकाओं के द्वारा एक संजाल निर्मित किया जाता है। तो ये संजाल किस किस प्रकार की आकृति को बनाती है, इसे ही हम अपवाह तंत्र से निर्मित प्रतिरूप कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कोई पूछे कि अपवाह तंत्र से निर्मित प्रतिरूप का आशय क्या है, तो आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि कोई भी नदी है, मुख्य नदी है, जिसकी बहुत सारी सहायिकाएं एवं उप सहायिकाएं होती हैं। ये सहायिकाएं और उप सहायिकाएं आपस में मिलकर एक जाल संजाल का निर्माण करती हैं, जिसे हम नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। और इस आकृति को ही हम अपवाह तंत्र से निर्मित प्रतिरूप कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम आगे। जैसे देखिए, अपवाह तंत्र क्या है। अब अपवाह के प्रतिरूप क्या है, यहाँ इंग्लिश है इसका पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। पैटर्न ऑफ ड्रेनेज यानी जो अपवाह के प्रतिरूप क्या है। यदि आपसे कोई डिफिनेशन पूछे या कहीं एग्जाम में पुट होगी अपवाह के प्रतिरूप क्या है, तो डिफिनेशन के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो यह जो है अपवाह के प्रतिरूप से आशय यह है कि किसी नदी और उसकी सहायक और उप सहायक नदियों द्वारा धरातल पर निर्मित विशिष्ट ज्यामिति यानी ज्यामितीय है ना, जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, उसे ही कहते हैं ज्यामितीय आकृति से है। किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप कुछ कारकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे चट्टानों की प्रकृति, ढाल प्रतिरूप, जल प्रवाह की मात्रा आदि। अब यहाँ जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस इसका मतलब ये निकलता है कि अपवाह के प्रतिरूप से आशय यानी अपवाह के प्रतिरूप का मतलब ये है कि किसी नदी और उसकी सहायक और उप सहायक नदियों द्वारा धरातल यानी धरातल जमीन पर निर्मित विशिष्ट ज्यामिति यानी जिस आकृति को निर्माण करती है उसे हम ज्यामितीय आकृति से है। जैसे सेव करिएगा, एक मिनट। जैसे ये कोई मुख्य नदी है, ये नदी है, कोई नदी है, अभी इसकी एक सहायिका ऐसे आ रही है, एक सहायिका ऐसे आ रही है, इसकी उप सहायिका ऐसे आ रही है, बहुत सारी उप सहायिका है ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ये आपस में बहुत सारी उप सहायिका है। तो इस पूरी आकृति, ये किस आकृति की दिखाई देती है, इसे ही हम अपवाह के प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह के प्रतिरूप कहते हैं। पैटर्न ऑफ ड्रेनेज क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कहते हैं। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि अपवाह के प्रतिरूप से आशय है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी नदी आ रही है और उसकी बहुत सारी सहायिकाएं और उप सहायिकाएं होती हैं। और ये सारी सहायिकाएं और उप सहायिकाएं जो आपस में मिलकर एक संजाल का निर्माण करती हैं, उसे ही हम अपवाह के प्रतिरूप प्रतिरूप कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई बहुत सारी नदी आई, जैसे एक नदी आई ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई, ये तीन नदियां हैं। ये तीन नदियां हैं, इन तीन नदियों की सहायिकाएं इस प्रकार आके मिली, ऐसे एक दूसरे से लंबवत आके मिल गई। ये सहायिकाएं क्या है, एक दूसरे से, ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये नदी है बीच में घाटी में प्रवाहित हो रही है। तो क्या है, इसकी सहायिकाएं आकर इस नदी से लंबवत मिल गई 90 डिग्री पे। तो देखेंगे यहाँ जो है इसे हम कहते हैं जाली नुमा। इसे हम क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जाली नुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, जाली नुमा प्रतिरूप कहेंगे, क्योंकि ये जो नदी, मुख्य नदी है और उसकी सहायिकाओं और उप सहायिकाओं के द्वारा जो निर्मित संजाल है, ये हमें एक जाल के नुमा निर्मित दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहेंगे। चलिए, आपको शायद जालीनुमा प्रतिरूप से समझ में ना आया हो, हम आपको एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। डेली लाइफ में आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई नदी है ऐसे, कोई नदी ऐसे प्रवाहित होके आ रही है
और इसकी बहुत सारी सहायिकाएं हैं। ऐसे प्रवाहित होते आ रहे हैं, ये देखिए, ये सभी सहायिकाएं क्या है, सहायिकाएं हैं, ऐसे आ रही है। ये सभी सहायिकाएं मुख्य नदी से ऐसे मिल रही है। ये सभी सहायिकाएं जो है इस मुख्य नदी से ऐसे मिल रही है, मुख्य नदी से। अब देखेंगे कि अगर आप देखें तो ये जो है, ये ये एक पंख निर्मित होगा, किसी पक्षी का जो पंख होता है, देखिए आपकी एक पंख या पत्ती की आकृति का होगा, है ना। इसके द्वारा, इन नदियों के द्वारा जो संजाल निर्मित हुआ सहायकों और उप सहायिकाओं के द्वारा, ये एक पत्ती की नुमा आकृति या पंख की नुमा आकृति बन गई। तो इस आकृति को हम कहेंगे पंख रूप या पंख नुमा प्रतिरूप। यानी एक्स, जैसे कोई नदी है, एक्स नदी है, एक्स नदी है, और एक्स नदी के द्वारा और उसके सहायकों के द्वारा मिलकर एक पंख की आकृति का जाल निर्मित किया गया, तो उसे हम कहेंगे पंख नुमा प्रतिरूप। यानी एक्स नदी का जो प्रतिरूप है वो पंख नुमा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रतिरूप से आशय है किसी भी धरातल, धरातल पर अपवाह के प्रतिरूप से आशय यह है कि किसी नदी और उसकी सहायक, सहायक और उप सहायक नदियों द्वारा धरातल पर निर्मित विशिष्ट ज्यामितीय आकृति, किसी भी आकृति की निर्मित हो जाए, आम, इमली, सेब, कुछ भी निर्मित हो जाए। ऐसा नहीं है कि आम इमली निर्मित करेंगी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आम इमली की आकृति के नुमा भी निर्मित हो जाए, विशिष्ट आकृति को निर्मित कर दें, तो हम कहेंगे कि एक्स नदी की आकृति जो है प्रतिरूप है वो आम नुमा है या इमली नुमा है, ऐसे समझिए, है ना। तो आई होप आपको अपवाह के प्रतिरूप क्या है, अपवाह के प्रतिरूप से आशय क्या है, यह अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये हमने एक फिगर भी बनाया है, अपवाह के प्रतिरूप। इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया, जैसे ये देखिए, ये जो है, ये कोई नदी है, ये कोई रिवर है, मान लीजिए एक्स रिवर है, एक्स रिवर है। अब इसमें ये सारी नदियां आके के केंद्र की ओर मिल रही हैं, ऐसे मिल रही हैं। ये न इधर ना जाके इधर जाके इधर आके मिल रही है, ये सभी इसी दिशा में आके मिल रही है। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्योंकि ये सभी नदियां केंद्र की ओर आकर मिल रही है, ऐसे आके मिल रही है, केंद्र में आके मिल रही है, अपने जल को किसी केंद्र में, नदी में या गर्त में प्रवाहित कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो आपको नदी के प्रतिरूप या नदी तंत्र के प्रतिरूप या अपवाह के प्रतिरूप की परिभाषा रखनी नहीं है। कोई आपसे पूछे तो आप परिभाषा रखिए, परिभाषा ना रखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको सिंपल कहना है, किसी नदी द्वारा किसी धरातल पर, धरातल पर किसी नदी और उसकी सहायक नदियों और उप सहायक नदियों द्वारा जो आपस में निर्मित एक संजाल होता है, जो आपस में एक संजाल निर्मित करती है, ये इन संजाल को ही हम अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के प्रतिरूप कहते हैं, के प्रतिरूप कहते हैं। तो आई होप आपको अपवाह के प्रतिरूप क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, इस अपवाह के प्रतिरूप के द्वारा किन किन प्रकार की आकृतियों या प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो अपवाह के प्रतिरूप जो है या नदी तंत्र के प्रतिरूप जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ मेन मेन को डिस्कशन कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। वैसे तो इनकी आकृति प्रतिरूप बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो विशिष्ट है, मेन है, स्पेशल है, उनका हम अध्ययन कर लेंगे, जो अधिक पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, अपवाह के प्रतिरूप, अपवाह के प्रतिरूप, अपवाह के प्रतिरूप विविध प्रतिरूप होते हैं। विविध यानी मतलब बहुत सारे, अनेक होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, कई होते हैं। इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे। यानी हमने जो इस लेक्चर में है, अपवाह या नदी तंत्र के जो प्रतिरूप हैं, ये बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ विशिष्ट चार पांच छह का अध्ययन करेंगे। और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि नदी का जो है यूटिलाइजेशन ऑफ क्या है, नदी की उपयोगिता क्या है। यदि आपको कोई निबंध लिखने को दे दे, ऐसे का एक टॉपिक दे दे कि नदी, नदी क्या है, इसका क्या क्या उपयोग करते हैं, तो हम निबंध के उसमें चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको उससे हम उसका एक हेडिंग बता देंगे, जो मेन मेन टॉपिक है उसका शीर्षक बता देंगे। इस रूप में
इसका उपयोग है। वैसे तो उपयोग आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम इस लेक्चर में एक बार चर्चा कर देंगे, और उस टॉपिक पर आप बढ़ाकर एक अच्छा खासा निबंध भी लिख सकते हैं। अपने निबंध लेखन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम अपवाह के प्रतिरूप, जो विविध प्रतिरूप, उनमें से कुछ विशिष्ट प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है वृक्षकार। वृक्षकार प्रतिरूप। अब यहाँ आपको इसको रटना नहीं है, वृक्षकार ये जो नाम है, क्या नाम है, एक मिनट, तो मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये वृक्षकार। अब ये क्या है, एग्जाम्पल में इसका देख लूँ तो आप सीधे समझिए ट्री शेप में। क्या है, वृक्षकार ट्री शेप। इसका वृक्षकार की इंग्लिश यहाँ तो हमने लिख रखा है, डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। डेंड्रेटिक पैटर्न, प्रतिरूप का मतलब पैटर्न, और वृक्षकार मतलब होता है डेंड्रेटिक। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, वृक्षकार प्रतिरूप यानी डेंड्रेटिक क्या होता है। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी, यानी जो मेन रिवर होती है, वो तने के पास, क्या, जैसे आप पौधा देखते हैं, ये पौधा है, ये पौधा है, ये इसको हम स्टेम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इसको हम कहेंगे सब ब्रांचेस, कहेंगे क्या कहेंगे, सब ब्रांचेस। इसको हम ब्रांचेस कहेंगे, है ना, इसको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो इसमें नहीं कहा गया है कि ऐसे इसमें जो मुख्य नदी होती है, वो रिवर स्टेम तना के रूप में, तथा उसकी सहायक और उप सहायक नदियां शाखाओं एवं उप शाखाओं के रूप में दिखती है। यानी जैसे देख लीजिए कि कोई नदी, ये कोई नदी है, ये ए नदी है। ए नदी है जो, ये क्या है, ये स्टेम के रूप में दिखाई दे रही है हमको, बिल्कुल एक तने के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन जो इसकी सहायिकाएं हैं, एक्स हैं, वाई है, जेड है, कुछ भी है, ये सभी क्या है, जैसे हमने दिखा है कि ये देखिए ब्रांच, सब ब्रांच है। इसको हम सब ब्रांच कहेंगे, इसको हम ब्रांच कहेंगे। तो ये क्या है, कोई जो मुख्य नदी होती है, वो एक तने, पेड़ के तने के रूप में दिखाई देंगी, और उसकी जो बहुत सारी सहायिकाएं उप सहायिकाएं होंगी, आज यदि आपसे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या है, किसी वृक्ष या की टहनियां हैं, उप शाखाएं हैं। तो ये इस तरह का यदि कोई स्ट्रक्चर या प्रतिरूप निर्मित होता है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहेंगे, यानी वृक्षाकार प्रतिरूप कहेंगे। तो सिंपल ट्री शेप में कोई स्ट्रक्चर बनता है, किसी नदियों के द्वारा ट्री शेप में स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेंड्रेटिक पैटर्न कहेंगे, यानी वृक्षाकार प्रतिरूप कहेंगे। अब आप आपसे एग्जाम एग्जाम में या क्वेश्चन पुट हो सकता है कि भारत में प्रायः जो वृक्षाकार प्रतिरूप है, किस नदियों में देखा जाता है, किस नदियों में देखा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रायद्वीपीय नदियां, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। आप प्रायद्वीपीय भारत जानते हैं कौन सा है? देखिए मैं रफली वैसे इंडिया का फिगर बना रहा हूँ, ऐसे कुछ करके हैं, एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, बट ट्राई कर रहा हूँ ऐसे करके। तो ये जो इतना पार्ट है, ये हमारा नदन पार्ट है, इससे हम क्या कहते हैं, नदन पार्ट। और इधर का जो है, इसे हम कहते हैं सदल पार्ट। और ये जो इतना रीजन है, ये अप्रॉक्स लगभग ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो ये जो ये ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें प्रायद्वीपीय भारत में लगभग आ जाता है, दक्कन ट्रैप आ जाता है, और कर्नाटक प्लेटू आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ये सभी आ जाते हैं लगभग। इनको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। तो कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की लगभग जितनी भी नदियां हैं, वो क्या किस रूप में बनाती है, वो किस शेप में बनती है, तो वो डेंड्रेटिक शेप में बनती है। किस रूप में बनती है, डेंड्रेटिक शेप में बनती है। अब आप प्रायद्वीप, अच्छा चलिए बताइए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, आपको पता है प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या होता है। द्वीप, जिसे आप लोग जानते हैं आइलैंड इसकी इंग्लिश होती है, और प्रायद्वीप तो पेनिनसुला होती है। तो द्वीप
वह भाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। जल से घिरा घिरा होता है। जैसे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार ये द्वीप है। ये जो हिमालय पर्वत है, म्यांमार से आगे जाता बढ़ता हुआ अरेबियन सी, सॉरी, आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी, नॉट अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में अंदर की ओर डूब जाता है। लेकिन इसके जो ऊपर के शिखर दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे शिखर दिखाई देते हैं, जल में जलमग्न हो जाता है। ऊपर के जो ये शिखर दिखाई देते हैं, ये आइलैंड्स की निर्माण करते हैं, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो अप्रोक्स 532 के आसपास आइलैंड्स है। वहाँ कितने कहते हैं? यहाँ 532 के आसपास आइलैंड है। और द्वीप आपको पता है? हाँ, द्वीप तो बता ही दिया कि द्वीप जो मतलब यही है कि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। जल से घिरा हो, ये कोई लैंड है, इसके चारों तरफ जल है, तो ये आइलैंड कहलाएगा। और प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आप ध्यान ध्यान देंगे तो पाएंगे, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इससे इधर क्या है? अरब सागर है, और इधर हिंद महासागर है। तो आपको पता हो गया होगा कि आइलैंड क्या होते हैं, और यानी द्वीप क्या होते हैं, और प्रायद्वीप क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर भी पता हो गया होगा। हम बात कर रहे थे डेंड्रेटिक से, तो आपको पता हो गया डेंड्रेटिक से में जो है नदी की सहायिकाओं और उप सहायिकाओं के द्वारा जो निर्मित होगा, एक वृक्ष के भांति आकृति निर्मित होगी, जिसमें मुख्य नदी होगी वो तने की भांति होगी, और जो सहायिकाएं और उप सहायिकाएं होंगी, ये नदियां जो होंगी, जो सहायक नदी और उप सहायक नदी होंगी, ये वृक्ष के शाखाओं एक उप शाखाओं के रूप में निर्मित होंगी, दिखाई देंगी। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डेंड्रेटिक सेप, यानी वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। ये प्रतिरूप प्रायः भारत में कहाँ निर्मित होते हैं? तो पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में ये आकृति प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको डेंड्रेटिक सेप के विषय में क्लियर, पूर्णता स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? हमारा अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप जिसे हम रेडिकल कहते हैं। अरीय प्रतिरूप की इंग्लिश होती है, हमने लिख रखा है रेडिकल पैटर्न। इसमें एक उद्गम केंद्र से कई नदियां निकल जाती हैं, यानी जैसे कोई एक ये है, हमने फिगर भी मेंशन कर रखा है, फिर भी आपको बता दूं, ये कोई ए रिवर है, ए से बहुत सारी नदियां, जैसे ए से वन रिवर निकल गई, ए से पी रिवर निकल गई, ए से जेड रिवर निकल गई, ए से एन रिवर निकल गई, ए से एस रिवर। नहीं, एक ही उद्गम केंद्र एक ही है। उद्गम केंद्र एक ही है, और एक ही उद्गम केंद्र से बहुत सारी नदियां निकलकर कई दिशाओं में फैल रही है। इसे हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं, रेडिकल प्रतिरूप कहते हैं। रेडिकल प्रतिरूप का एग्जाम्पल हम प्राय देखें तो अमरकंटक और काठियावाड़ के पठार में, भारत में ही है ये अमरकंटक और काठियावाड़ के पठार है। यहाँ हमें अरीय प्रतिरूप यानी नदियों के द्वारा अरीय प्रतिरूप का निर्माण करते देखा जाएगा। तो आई होप आपको अरीय प्रतिरूप के विषय में क्लियर हो गया होगा, यानी केंद्र एक ही है, जैसे एक ही केंद्र है, एक ही केंद्र से ऐसे बहुत सारी नदियां निकल गई हैं, ऐसे बहुत सारी नदियां निकलकर फैल गई हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? रेडिकल पैटर्न कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? रेडिकल पैटर्न कहेंगे, रेडिकल पैटर्न कहेंगे, अरीय प्रतिरूप कहेंगे। तो आई होप आपको अरीय प्रतिरूप के विषय में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अविकेंद्रीय प्रतिरूप। अविकेंद्रीय प्रतिरूप,
इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं। अपकेंद्रीय को जैसे इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक और नाम जैसे स्थलीय प्रतिरूप भी कहते हैं, यहाँ हमने लिख भी रखा है। इसे हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम स्थलीय प्रतिरूप के रूप में भी जानते हैं, यानी जो अपकेंद्रीय प्रतिरूप है इसे हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम स्थलीय स्थलीय प्रतिरूप जानते हैं, यानी इसकी इंग्लिश है इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियां चारों ओर से आकर, ये कर नहीं होगा यहाँ, कर होगा, आकर किसी गर्त यानी किसी गड्ढा है, नदी है, तालाब है या नदी में मिल जाती है। इसे अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अपकेंद्रीय प्रतिरूप का भारत में यदि हम बात करें कहाँ देखा जाए तो थार मरुस्थल, ये प्रायः हमें थार मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। यानी थार मरुस्थल में अपकेंद्रीय प्रतिरूप निर्मित करने की, थार मरुस्थल में जितनी भी लघु नदियां पाई जाएंगी या कोई अपवाह पाया जाएगा तो उनमें प्रायः देखा जाएगा कि ये अपकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो अपकेंद्रीय प्रतिरूप के विषय में आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे ये कोई गड्ढा है और यहाँ बहुत सारी नदियां आती हैं, इसी में अपने जल को विसर्जित करती रहती हैं। तो ये क्या है, जिसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय प्रतिरूप, यानी इनलैंड या स्थलीय प्रतिरूप कहेंगे, इसे हम इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपकेंद्रीय प्रतिरूप क्या है, अपकेंद्रीय प्रतिरूप क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और चौथा हमारा है जालीनुमा प्रतिरूप, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरिलियस पैटर्न, यानी जालीनुमा प्रतिरूप। सबसे पहले तो इसकी आकृति मैं दिखा दूं, आकृति मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखी है। इसकी आकृति ऐसे होती है, ऐसे। इसमें जो नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां जो है आपस में आके एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलती हैं, ऐसे जो 90 डिग्री है ना, ऐसे 90 डिग्री पे मिलती है। इसे हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार, हमने क्या लिख रखा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए। यदि मुझसे कोई त्रुटि होता है तो आप क्षमा करें और उस त्रुटि को सुधारने के लिए हमें सुझाव भी दें। इससे जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप में मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं, यानी जिसमें नदियां होंगी एक दूसरे के समांतर बहेंगी, तथा इनकी सहायिकाएं एक दूसरे से लंबवत, सॉरी यहाँ लंबवत गलत दिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लंबवत आकर मिलती है। ऐसा प्रतिरूप सामान्यतः पर्वत श्रेणियों और उनके मध्य पाई जाने वाली घाटियों में देखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ये क्या है, ये किनारा है, कोई पर्वत श्रेणी है, ये बहुत सारी पर्वतें हैं, ये जो है क्या है, किनारा है, किनारा है, ये सभी किनारे हैं। आज समय मेंशन कर देते हैं, ये सभी क्या है, किनारे। या पर्वत श्रेणियां हैं बहुत सारी, जैसे ऐसे करके है ना, ऐसे करके ऐसे जो ऐसे पर्वत श्रेणियां बनती है। अब इन पर्वत श्रेणियों को मैं, ये कोई घाटी है, ये बीच में क्या है, घाटी है, इसमें ये नदी प्रवाहित हो रही है। अब इनमें जो इनकी सहायक नदियां, इनसे आके एक दूसरे से ऐसे मिलेगी, इनकी सहायक नदियां बिल्कुल आएगी, इन पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं ना, तो उनकी एक विशेषता है कि जो सड़कें थी ग्रेड पैटर्न पर आ रही थी, 90 डिग्री पर काटती थी। अब ऐसा नहीं कि 90 डिग्री वहीं देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री का यूज हम लोग भी कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो उनकी सड़कें ग्रेड पैटर्न पर काटती दिखाई देती हैं, एक हमें उनका अच्छा नगर नियोजन का तरीका पता चलता है उनसे, कि वो एक अच्छा नगर नियोजन की तरीका करते थे। तो इसलिए हमने वहां का एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ की जो सहायक नदियां हैं आके एक दूसरे पे क्या करती हैं, 90 डिग्री कट करती हैं, ये सभी क्या है, 90 डिग्री पर कट करती हैं लगभग में। तो यह है एक जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्या करती है, जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। एक जाली की तरह इनका
जो है आकृति एक जाली की तरह बनती है, इसलिए जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो जालीनुमा प्रतिरूप जिसे हम क्या कहते हैं, टेरिलीज पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें जो है नदियां, जो मुख्य नदियां होती है, एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं, और जो इनकी सहायक नदियां होती हैं ये एक दूसरे से, मुख्य नदियों से इस प्रकार काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। ये एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर काटती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। और इनके द्वारा जो प्रतिरूप निर्मित किया जाता है, एक जाली के नुमा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप की जो मुख्य विशेषता है, ये समानता पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। यानी जो पर्वत श्रेणियां, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके मध्य प्रवाहित होने वाली घाटियों में ऐसे प्रतिरूप हमें दिखाई देंगे। तो आई होप आपको जालीनुमा प्रतिरूप के विषय में भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने फिगर बना रखा है, ये जो है, ये क्या है, किनारा है, ये घाटी में प्रवाहित नदी है, जिसे हम मुख्य नदी कहते हैं, मेन रिवर कह रहे हैं। ये भी किनारा है, ये भी किनारा है। अब ये क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं, जो आकर यहाँ देखिए आप लगभग में 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये एक जाली की नुमा आकृति निर्मित कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कैरिलीज पैटर्न कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जालीनुमा प्रतिरूप के विषय में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक गुम्फित प्रतिरूप आ गई, ब्रेडेड ब्रेडेड पैटर्न, गुम्फित प्रतिरूप। अब गुम्फित प्रतिरूप क्या है, तो सिंपल मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण नदियों द्वारा जब किया जाता है, जब नदियां अपने क्या है, वृद्धावस्था वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं। अब नदियां अपने वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, तो क्या मनुष्य के बाद उनमें भी झुर्रियां पड़ जाती हैं, या उनके भी कमर झुक जाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। नदियां जो है वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, इसका आशा ये है कि नदियां अब युवावस्था और प्रौढ़ावस्था से निकलकर क्या है, वृद्धावस्था में पहुंचनी, अर्थात उनमें अब जल प्रवाह बहुत अधिक नहीं रह गई। जल प्रवाह बहुत कम हो गया और इनका प्रवाह भी बहुत मंद हो जाता है। और जब इनका प्रवाह मंद हो जाता है, तो इन नदियों के द्वारा, नदियां बहुत दूरी से चलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, पठारों से निकलती हैं, तो यहाँ से अवसाद लाया जाता है। इस अवसाद को प्रवाहित कर लाया जाता है। तब जो नदियां अपनी वृद्धावस्था में पहुंचती हैं, तो ये अवसाद उनके मुख्य मुहाने पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे इन नदियों का जो प्रवाह है, इतना अधिक नहीं होता है कि उन्हें पुनः प्रवाहित कर सके, बल्कि इन अवसादों से टकराकर जो नदियों की मुख्य धाराएं होती हैं, वो कई वितरकाओं में प्रवाहित वितरित हो जाती हैं, जिससे इनमें, इन नदियों की मुख्य धाराओं में बहुत सारी शाखाएं, उप शाखाएं निकल आती हैं, जो एक गुठित के रूप में दिखाई देती है। इसे हम गुम्फित प्रतिरूप कहते हैं। चलिए आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कहते हैं। जैसे ये कोई नदी है, अब ये अपने वृद्धावस्था में आ गई, वृद्धावस्था से आशय कि हमें जो जल प्रवाह है बहुत मंद हो गई है, बहुत अधिक न जल की मात्रा है, न ये बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। अब इनके अंदर जो अवसाद लाए गए, इनके मुहाने पर यहाँ क्या कर दिया गया, निक्षेपित कर दिया गया। निक्षेपित कर दिया गया, तो इनका जो नदियों का जो मुख्य प्रवाह है, ये मुहाना, इतना इसका वेग नहीं है कि ये इसे पुनः प्रवाहित कर सके, बल्कि तब इसे ये टकरा कर या खाकर क्या करता है, ऐसे कई भागों में बढ़ जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ भी जो ऐसे निक्षेप निर्मित होते गए, तो फिर ये फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे अगर ऐसे निर्मित होते गए तो ऐसे हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे निर्मित होते गए तो ऐसे कई शाखाओं, इन उप शाखाओं में क्या होते हैं, विभाजित होते हो जाते हैं। ये कई ऐसे शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित होते रहते हैं, यानी वितरित हो जाते हैं। तो ये एक गुम्फित है, हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, गुम्फित प्रतिरूप, ब्रेडेड पैटर्न कहते हैं। ब्रेडेड प्रोनाउंसिएशन सही है? यदि आप लोग कुछ गलती हो रही हो प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग जरूर फीडबैक दें, मैं उसे सुधारने का प्रयत्न करूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुम्फित प्रतिरूप कहते हैं। एक बार जो हमने स्लाइड पे मेंशन कर रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप नदियों द्वारा अपने वृद्धावस्था, देखिए हमने कहा ना कि वृद्धावस्था यानी नदियों में जल की मात्रा भी कम है और प्रवाह वेग भी कम है, में निर्मित किया जाता है। कब निर्मित किया जाता है, वृद्धावस्था में निर्मित किया जाता है, जब इनके मुहानों पे अवसाद, जो ये नदियां पर्वतों पठारों से निकलती हैं, आगे यही इन अवसादों को लाती हैं,
और प्रवाहित करते करते इनमें जब वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं तो इनमें इतना शक्ति नहीं होता कि ये इन अवसादों को अब अपने मुहाने से हटाकर कहीं और प्रवाहित कर सके। तब ये अवसाद इनके मुहाने पर जमा हो जाते हैं और जमा हो जाने के कारण इन नदियों की जो मुख्य धाराएं होती हैं इन अवसादों से टकरा कर मुख्य धारा कई वितरिकाओं यानी कई शाखाओं एवं उपशाखाओं में ऐसे ऐसे क्या होती है वितरित होते चली जाती है। और इसी आकृति को हम क्या कहते हैं गुंफित प्रतिरूप कहते हैं। गुंफित प्रतिरूप कहते हैं। आई होप आपको गुंफित प्रतिरूप के विषय में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया ना जो मेनली थे लगभग यही सब मेनली नदियों या अपवाद के द्वारा प्रतिरूप निर्मित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त भी जैसे कुछ प्रतिरूप है पंखनुमा प्रतिरूप ये नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित की जाती है। ये मुख्य नदी है। क्या है? ये मुख्य नदी है। आप देख लीजिए इसमें ऐसे सहायिकाएं आती हैं। ये देखिए ऐसे सहायिकाएं आके मिलती हैं। अब देखिए इनकी जो आकृति ऐसे बनती आ रही है एक पंखनुमा बनती आ रही है। क्या बनती आ रही? पंखनुमा बनती आ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पंखनुमा प्रतिरूप कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे भारत में पंखनुमा प्रतिरूप किस नदी के द्वारा प्राय निर्मित किया जाता है तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी के द्वारा। आप बता सकते हैं नर्मदा नदी के द्वारा। क्या? नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब देखिए ये वलयाकृत प्रतिरूप क्या है? वलयाकृत प्रतिरूप क्या है? जैसे कोई ये नदी है तो इसमें या कोई स्रोत है मान लीजिए झील वगैरह यहाँ से कोई नदियां निकली तो नदियां निकलती हैं तो क्या करती हैं अपने केंद्र से जहां से निकलती हैं उसका परिक्रमण कर लेती हैं। परिक्रमण कर कर ऐसे निकलती हैं। ऐसे ऐसे नदियों द्वारा जब निकलती हैं तो ये क्या करती हैं उनका परिक्रमण कर लेती हैं। और उनका परिक्रमण कर लेती हैं और ये परिक्रमण करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है एक वाले छल्ले का निर्माण कर रही है। इसलिए हम वलयाकृत प्रतिरूप कहते हैं। देखिए हमने एक बार देख भी रखा है। देख लीजिए स्लाइड पे क्या समझा रखा है। नदियां अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमण कर वलय के रूप में यानी छल्ले के रूप में निकलती हैं। यानी जब नदियां निकलती हैं ये कोई उद्गम स्रोत है यहाँ से जब नदियां निकलती हैं जैसे कोई नदी निकलती है तो क्या करती है ये इसका परिक्रमण कर लेती है। परिक्रमण करने के कारण ये क्या कहलाती है? वलयाकृत प्रतिरूप कहलाती है। क्या कहलाती है? ये वलयाकृति प्रतिरूप कहलाती है। तो बस ये जो मेन प्रतिरूप थे नदियों के द्वारा या अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के द्वारा जो निर्मित प्रतिरूप थे उनके विषय में हमने चर्चा कर लिया। वैसे तो प्रतिरूप बहुत होते हैं। आप बहुत सारे बुक और अच्छे अच्छे स्रोतों का जब अध्ययन भी करते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रतिरूप के विषय में जानकारी दी होती है। लेकिन जो ये प्रतिरूप थे ये मेन थे जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते थे। इसको हमने आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा किया। यदि आपको इन प्रतिरूपों में कोई असुविधा होती है समझने में या मुझसे कोई त्रुटि होती है तो आप जरूर कमेंट करें उसे हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और अब आगे लास्ट टॉपिक है जो प्राय सभी लोग जानते हैं उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं कि नदियों का यूटिलाइजेशन नदियों की उपयोगिता क्या है या महत्व क्या है। प्राय ये देखा जाता है तो जैसे एग्जाम वगैरह में या एसए के रूप में या कहीं भी आपको उससे पूछा जाए कि नदियों की उपयोगिता बताइए तो प्राय बच्चे सभी जानते हैं लेकिन जैसे अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते तो इसलिए हमने इसे निर्धन कर रखा है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं फिर और इस लेक्चर सीरीज को अपने समापन बिंदु की ओर ले चलते हैं। चलिए देखते हैं जैसे नदियों की नदियों के मुख्य उपयोग यानी नदियों का यूटिलाइजेशन क्या है। वैसे देखा जाए तो नदियों का जो मुख्य उपयोग है लगभग सभी लोग जानते हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम जब नदी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं नदी के द्वारा निर्मित प्रतिरूप अपवाह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो इसको एक बार ऐसे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए नदियां जो है अच्छे या मीठे जल का स्रोत होती हैं। क्या होती हैं? मीठे जल का स्रोत होती हैं। सबसे पहले तो नदियों के द्वारा हम क्या करते हैं अपने प्यास बुझाते हैं। नदियां जो हमें पीने के जल देती हैं पीने के लिए अच्छे मीठे जल के रूप में उपयोग करते हैं। और आगे देखा जाए तो नदियों का उपयोग नदियों के जल का उपयोग हम देखते हैं तो इरिगेशन के रूप में करते हैं सिंचाई के रूप में भी करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है जिससे हम फसलें उगाते हैं। तीसरा उपयोग देखें तो जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के रूप में करते हैं। जो हिमालय की नदियां हैं लगभग इनसे यदि हाइड्रो पावर्स
का उत्पादन किया जाए तो अच्छा खासा उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। बट कोई चीज के यदि पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो उसके निगेटिव भी कंसर्न होते हैं। यदि हम मान लीजिए एक समय के लिए मान लीजिए कि हिमालय की जो लघु नदियां हैं इनमें जल की मात्रा अच्छी खासी है और हम लोग हाइड्रो पावर्स लगाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो जो हिमालय है बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे भूकंप, लैंडस्लाइड इन सब की समस्या है, जिससे क्या होता है, समस्या बढ़ जाएगी और व्यापक जान मान की हानि भी हो सकती है। तो सर बात की बात है, लेकिन हम यहाँ इसके उपयोग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो बता दें कि भारत में जो नदियों के द्वारा यदि हम हाइड्रो पावर्स लगाएं तो अच्छा खासा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। बट बताया ना कि किसी चीज के जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो उसके साथ निगेटिव कंसर्न भी होते हैं, तो हमें इन दोनों में क्या करना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा। फिर चौथा उपयोग देखें तो नदियों का उपयोग हम ट्रांसपोर्टेशन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। अब ये भी अच्छा खासा सोर्स है। पर जो भारत की लघु नदियां हैं, अभी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है नदियों की सफाई करने, नदियों को लंबा करने, उनकी गहराई बढ़ाने आदि प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसमें सबसे सस्ता है। जो परिवहन है, नौ परिवहन है नदियों के थ्रू यदि हम करें तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन से सस्ता है। और जो पॉल्यूशन पॉल्यूशन का इमिशन इमिशन है वो कम होगा, कार्बन का इमिशन भी कम होगा। जिससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो नदियों का उपयोग यदि हम परिवहन के रूप में करें। अब देखिए मत्स्य पालन, जो नदियों में है, जो सरकार आजकल स्कीम भी चला रही है, बढ़ावा दे रही है, फिशरीज, मत्स्य पालन। अप्रॉक्स यदि मैं गलत नहीं हूं तो कि हम इंडिया जो विश्व में है लगभग सेकंड नंबर पे क्या है, फिश प्रोड्यूसर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड नंबर पे फिशरीज में प्रोड्यूसर है, और इसका अच्छा खासा अर्निंग होता है, हमारी जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। इससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मत्स्य पालन में भी नदियों का मुख्य भूमिका है। और आजकल देख रहे हैं लोग पर्यटन, टूरिज्म एंड रिलीजियस यूज के लिए भी नदियों का उपयोग करते हैं। तो ये थी नदियों के उपयोग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।